प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे, जिनमें हम धार्मिक साहित्य की बात कर रहे हैं। अभी तक हम अपने वैदिक साहित्य के बारे में जान चुके हैं। आज हम बात करते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों की। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म एक लोकप्रिय धर्म था तथा उस काल में साहित्य का सृजन प्रचुर मात्रा में हुआ। जितने भी बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध आचार्य थे, उनके द्वारा बौद्ध धर्म के ऊपर बौद्ध दर्शन के ऊपर कई ग्रंथ लिखे गए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद सबसे पहले बुद्ध की शिक्षाओं व उपदेशों को लिपिबद्ध किया गया और उसके बाद जब बड़े बड़े बौद्ध दार्शनिक हुए, उनके द्वारा बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ संस्कृत व पाली भाषा में लिखे गए। इसीलिए बौद्ध ग्रंथ पाली तथा संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों में तात्कालिक प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सामग्री पर्याप्त रूप में उपलब्ध है, क्योंकि बौद्ध धर्म अधिकांश शासकों के द्वारा राजधर्म के रूप में रखा गया था, चाहे वो मौर्य काल में अशोक का समय हो या फिर इंडो बैक्ट्रियाई शासकों में मिलिंद पन्हों का समय हो या कुषाण के समय हो। ये राजधर्म था, इसलिए राजाओं के द्वारा इस धर्म को बहुत प्राश्रय दिया गया और दार्शनिकों को अत्यधिक सम्मान दिया गया और उन्हें अपने धर्म के ऊपर कार्य करने के लिए, व धर्म का प्रचार व प्रसार करने के लिए प्रेरित किया गया। इसीलिए बौद्ध ग्रंथों में हमें तात्कालिक राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। त्रिपिटक यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक में बुद्ध के मूल कथन एवं प्रवचनों को मूल रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों के बारे में, सुत्त पिटक में बौद्ध सिद्धांतों के बारे में तथा अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं व दार्शनिक दर्शन का तार्किक ढंग से विवेचन करने के बारे में हमें साहित्य प्राप्त होता है। यानी कि विनय पिटक में बुद्ध संघ के नियम हैं, सुत्त पिटक में बौद्ध सिद्धांत हैं और अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं व दर्शन का तार्किक ढंग से विवेचन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची व उनके शासन का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्हों से यूनानी शासक मिनेंडर या मिलिंद पन्हों के बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण करने तथा भारत की तात्कालिक राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध मिलती है। दिव्यावदान से अशोक व उसके उत्तराधिकारी, आचार्य मंजूश्री मूल कल्प से मौर्यों से लेकर हर्ष तक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ललित विस्तार से बुद्ध के जीवन तथा धार्मिक सामाजिक अवस्था, महावंश व दीपवंश से लंका का इतिहास व प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार भारतीय इतिहास को जानने के लिए बौद्ध ग्रंथ बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। बौद्ध धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ उसी के समकालीन जो जैन धर्म चला था, उन जैन धर्म ग्रंथों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित तथा जैन आगम प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में हैं। परिशिष्ट पर्वन ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें महावीर स्वामी के जीवन काल से लेकर के मौर्य काल तक का इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भद्रबाहु चरित्र से हमें
चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का ज्ञान होता है और यह पता लगता है कि जीवन के अपने अंतिम काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकृत कर लिया था और अपना शासन छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लिया था और चंद्रगिरी में संन्यास के रूप में ही अपने शरीर का त्याग किया था। आचरण सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। जिनसेन का आदि पुराण तथा गुणभद्र का पुराण 8वीं 9वीं उत्तर पुराण 8वीं 9वीं सदी की रचनाएं हैं। वासुदेव हिंडी, पुष्पाश्रव, वृहत कल्प सूत्र, कथाकोश, कलिका पुराण इतिहास रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा, धूर्ताख्यान तथा उद्योतन सूरी की कुवलय माला इतिहास लेखन की सामग्री उपलब्ध कराती है। इस प्रकार जैन धर्म ग्रंथों से भी हमें तात्कालिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दक्षिण में जो साहित्य लिखा गया वह संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत में प्रारंभिक साहित्य ग्रंथों का प्रतिनिधित्व संगम साहित्य में संकलित तामिल ग्रंथ करते हैं। प्राचीन भारत में तामिल साहित्यकारों के सम्मेलनों को संगम कहा जाता था और ये संगम या सम्मेलन बहुत लंबे लंबे समय तक चलते थे और इन संगमों में या इन सम्मेलनों में जो भी साहित्य संकलित होता था उसे संगम साहित्य कहा जाता था। यानी दक्षिण भारत में तमिल साहित्यकारों का जो सम्मेलन होता था, जहाँ पूरे तमिल साहित्यकार आकर एकत्रित होते थे, चर्चा करते थे, दर्शन की मीमांसा किया करते थे, व्याख्या किया करते थे और उस सम्मेलन के अंतर्गत जो भी साहित्य संकलित होता था उन्हें संगम साहित्य कहा जाता था और जो सम्मेलन होता था उसे संगम कहा जाता था। इस प्रकार हमें 3 संगमों का या 3 सम्मेलनों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। ये 3 संगम क्रमशः मदुरै, कपाटपुरम और पुनः मदुरै में हुए। यानी 3 संगम हुए। पहला संगम मदुरै में, दूसरा संगम कपाटपुरम में और तीसरा संगम पुनः मदुरै में हुआ। हालांकि इन सम्मेलनों की ऐतिहासिकता विवादित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पता नहीं कितने कितने वर्षों तक यह संगम साहित्य चला। फिर भी इन साहित्यों से हमें बहुत सारी सामग्री प्राप्त होती है। एत्तु तोकई, पट्टपत्रु, तोलक्कपियम, तिरुकुरल, शिल्पदिकरम तथा मणिमेकलई प्रमुख संगम रचना है। इस प्रकार इन समस्त रचनाओं से हमें दक्षिण भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की झांकी मिलती है। उनके बारे में विस्तार से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार ये थे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बाद आता है नंबर लौकिक साहित्य का। धार्मिक साहित्य के तर जितना भी साहित्य सृजन हुआ वह सब लौकिक साहित्य कहलाता है। यानी लोक से संबंधित, जन से संबंधित जो साहित्य है वह लौकिक साहित्य होता है। इस साहित्य से भी हमें प्राचीन इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी व सामग्री मिलती है। जो लौकिक साहित्य है उसे भी हम कई भागों में बांटते हैं, जिनमें सबसे पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भी कुछ ऐसा साहित्य है जिसे हम आधुनिक इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी वह साहित्य, वह लौकिक साहित्य जो कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार के हम इतिहास लेखन के साहित्य को मानते हैं। तो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो कि ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। उनमें सर्वोपरि है कल्हण की राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर का इतिहास है।
कलहण के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया राजतरंगिणी, वह कश्मीर के राज शासन के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, या यह कहना चाहिए कि वह कश्मीर का इतिहास है। दूसरी पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि एक प्रामाणिक ग्रंथ है जिसमें मौर्य प्रशासन शासन का विस्तार से वर्णन है। तीसरी पुस्तक है शुक्र की शुक्र नीति सार, जिसके माध्यम से हमें राजनीति संबंधी विश्लेषण प्राप्त होता है। अगली पुस्तक है कामंडकीय नीति सार। उसके बाद कालिदास का मेघदूतम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम भी हमें तात्कालिक इतिहास के बारे में, तात्कालिक शासकों के बारे में, तात्कालिक राजनीतिक अवस्था के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। शूद्र का मृच्छकटिकम, वात्सायन का कामसूत्र, दंडी का दश कुमार चरितम, बाणभट्ट का हर्षचरित, विल्हण का विक्रमांक देवचरित एवं वाक्पति राज का गौड़वाहो, ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें ऐतिहासिक ग्रंथ माना जा सकता है और इन ग्रंथों से तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। दूसरे लौकिक साहित्य हैं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। ये प्राचीन भारत के वे ग्रंथ हैं जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक नहीं है, किंतु इनका दृष्टिकोण इतिहास लेखन में सहायता प्रदान करता है, जिनमें पाणिनि की अष्टाध्यायी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देती है, पतंजलि का महाभाष्य शुंग काल के बारे में जानकारी देता है, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम शुंग वंश के बारे में, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस मौर्य काल के बारे में, और इसी प्रकार राजेश्वर का प्रबंध कोश व सोमेश्वर का की कीर्ति कौमुदी भी हमें तात्कालिक इतिहास लेखन के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो ऐतिहासिक ग्रंथ व अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ थे, उनसे किस प्रकार हमें भारतीय इतिहास लेखन के अंदर सहायता प्राप्त होती है। हम अपने अगले लेक्चर में विदेशी यात्रा वृतांतों व विदेशी लेखकों के ग्रंथों की बात